अस्सलाम वालेकुम। इट्स डॉक्टर फैसल हियर। मैं साइकियाट्रिस्ट हूँ। आपसे पहले भी बात होती रही है। आज इट्स एन ऑनर, इट्स अ प्रिविलेज दैट वी हैव डॉक्टर हिरा वसीम विद अस। डॉक्टर हिरा साइकियाट्रिस्ट हैं। पाकिस्तान से इनका ताल्लुक है। अभी ये साइकियाट्री प्रैक्टिस करती हैं यूएस में। मैं चाहूँगा, एक तो मैं उनको वेलकम कहता हूँ, एंड सेकेंडली मैं चाहूँगा वो खुद अपने बारे में ब्रीफली बता सकें ताकि लोग मज़ीद जान सकें उनके बारे में। और इसके साथ जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो उनका इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे बहुत इंफॉर्मेटिव, मालूमात से भरपूर उर्दू में कंटेंट मौजूद है मेंटल हेल्थ के बारे में, जहनी सेहत के बारे में, जो बहुत क्वालिटी और मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन है। सो आप सब उसको ज़रूर फॉलो करें। डॉक्टर हिरा, बताइए अपने बारे में। Assalamualaikum and thank you so much. I'm really touched. इतना आपने आई थिंक बहुत ज़्यादा ही अच्छा इंट्रोडक्शन दे दिया। आई डोंट थिंक मज़ीद इसमें कुछ ऐड करने की ज़रूरत है। जज़ाकल्लाह। आई एम वेरी ग्रेटफुल कि आपने अपॉर्चुनिटी दी है और जो भी कोई मौके मिले जिसमें आई कैन कम एंड टॉक अबाउट मेंटल हेल्थ, आई थिंक, और स्पेशली पाकिस्तानी पॉपुलेशन के लिए, उसके लिए तो आई गेट वेरी एक्साइटेड। सो और लाइकवाइज, इतनी आपने तारीफ की है, लाइकवाइज आपका कंटेंट बहुत बहुत वैल्यूएबल है, स्पेशली जो एडवोकेसी आप ट्विटर पे कर रहे हैं। I think that is really, really valuable. उसको मैं काफ़ी look up करती हूँ and I'm very excited for this opportunity. So thank you. चलें, बहुत शुक्रिया। अ, तो डॉक्टर हिरा, आज जो हमने टॉपिक सेलेक्ट किया है वो है एंटी डिप्रेसेंट्स के बारे में। यानी वो दवाइयाँ जो डिप्रेशन की बीमारी का इलाज करती हैं या Mhm. उसमें इस्तेमाल की जाती हैं। तो हमने यही सोचा था कि हम शुरू में 5-10 मिनट एक डिस्कशन कर लें जिसमें हम ये मेडिसिन कैसे काम करती हैं, ये कब यूज़ की जाती हैं, और फिर उसके बाद लोगों ने बेशुमार सवाल भेजे हैं आपके पेज पे भी, मेरे पेज पे भी। तो हम फिर उनको लें ताकि लोगों का भला हो सके। Sure. तो डॉक्टर हेरा, मुझे बताइए कि ये एंटी डिप्रेसेंट्स क्या हैं, ये कैसे काम करती हैं, ये मोनोएमीन हाइपोथेसिस, ये मुश्किल सा एक नाम है। तो लेट्स स्टार्ट विद दैट। Sure. Sure. So डिप्रेशन की बीमारी को तो आई थिंक बहुत सारे अच्छे तरीके से समझते हैं। कई दफ़ा उसमें कन्फ्यूजन आती है कि शायद सिर्फ लो मूड को डिप्रेशन कह देते हैं। तो उसकी आई थिंक हम तफसील में नहीं जाएंगे। आई थिंक आई विल जस्ट से वन थिंग, दैट क्लिनिकल डिप्रेशन जो है वो डायग्नोसिस है जो कि डॉक्टर ही डेफिनेटली इस्टेब्लिश कर सकते हैं। सो लेट्स से अगर इस्टेब्लिश हो गया है कि मेजर डिप्रेशन है और डिप्रेशन है, तो उसकी कुछ लेवल्स ऑफ सिवेरिटी डिफाइन की जाती हैं कि माइल्ड है, मॉडरेट है, सिवियर है। और उन सिवेरिटी यानी शिद्दत की बेसिस के ऊपर डिसाइड किया जाता है, डॉक्टर और पेशेंट के साथ इकट्ठे मिल के कंबाइंड डिसीजन है कि इस वक्त दवाइयाँ बहुत ज़्यादा नेसेसरी हो रही हैं या फिर हम दवाइयों के बगैर भी इस वक्त और सारी बाकी चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं। तो जहाँ तक बात आती है दवाइयाँ, दवाइयों की अब बहुत सारी ऑप्शंस हैं और बहुत सारी जो नई भी मेडिसिन्स हैं, आई थिंक उनके जो साइड इफ़ेक्ट प्रोफाइल है वो भी कम है। जहाँ तक बात आती है काम कैसे करती हैं, तो अगर मैं सिर्फ़ जो क्लास है, ए क्लास है, सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इन्हिबिटर, आहिस्ता इसको थोड़ा-सा मैं ईज़ी कर देती हूँ, एसएसआरआई भी कहते हैं। आई थिंक फर्स्ट लाइन उन्हीं को अब कंसिडर किया जाता है। पहले कुछ और क्लासेस थीं, बहुत सारी दवाइयाँ ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आती रही हैं, जो आजकल फर्स्ट लाइन यूज़ की जा रही हैं, वो एसएसआरआई की कैटेगरी से ही हैं। अब ये काम कैसे करती है कि ब्रेन में एक केमिकल है सेरोटोनिन, वो अब उसकी हम थ्योरी में जाएँगे कि क्या स्टडीज़ आई, विल टॉक अबाउट दैट। लेकिन उसमें बेसिकली है कि ये केमिकल ब्रेन में अगर इसका लेवल, हम इसको इन दवाइयों के ज़रिए जब लेवल इंक्रीज़ होता है तो डिप्रेशन के अलामात कम होते हैं। तो आई थिंक अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में मैं एक्सप्लेन करूँ, तो ये दवाइयाँ ब्रेन केमिकल सेरोटोनिन को रेज़ करने में हेल्प करती हैं। कुछ और क्लासेस ऑफ एंटी डिप्रेसेंट्स भी हैं। डॉक्टर फैसल, आप चाहेंगे हम उनके बारे में भी बात करें? लाइक एसएनआरआई या मोनोमीन या टीसीए, क्या क्या आप कहते हैं? बिल्कुल, उन पे भी हम आएंगे। आई थिंक उस पे क्वेश्चंस भी हैं। तो श्योर। अच्छा, पिछले दिनों एक काफ़ी कंट्रोवर्सी रही थी कि गार्डियन में भी पेपर छपा, बाकी न्यूज़पेपर्स में भी, कि जो मोनोअमीन हाइपोथेसिस है, यानी सेरोटोनिन का या नॉरएपिनेफ्रिन का कोई रोल नहीं है डिप्रेशन इंप्रूव करने में। लेकिन
हम ये भी जानते हैं जो एंटी डिप्रेसेंट्स हैं, SSRIs या SNRIs या ट्राइसाइक्लिक्स, वो काफ़ी मौसर हैं, वो इफ़ेक्टिव हैं डिप्रेशन इंप्रूव करने में। तो इस पे आप कुछ कमेंट करना चाहेंगी? एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। सो देखिए, अगर आप बहुत ज़ूम आउट करके ब्रॉडली सारी रिसर्च को आप गौर से देखें, सो जो रिजल्ट्स हैं वो टोटली कंक्लूसिव और डेफिनेटिव नहीं है। यस, कुछ स्टडीज़ की गई जिसमें देखा गया कि दवाई के बगैर और बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे भी आपकी डिप्रेशन इम्प्रूव हो सकती है। सो इसको मैं इसी तरीके से कहूँगी ऑडियंस को कि इस तरह से देखें कि जिस तरीके से डायबिटीज़ की ट्रीटमेंट में बहुत सारी प्रोग्रेस आई है और कहा गया है कि हाँ, एक्सरसाइज़ और अपनी डाइट को ठीक करने से भी हम अपनी डायबिटीज़ को बेहतर कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर किसी को इंसुलिन या दवाई पे जाना पड़े, क्योंकि उन बाकी फैक्टर्स का भी बहुत फ़र्क पड़ता है। लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन का एक डेफ़िनिटली बेहतरी होती है आपकी डायबिटीज़ के ऊपर, उसी तरीके से डिप्रेशन है। अगर जस्ट बिकॉज़ ये कहा जा रहा है कि एक्सरसाइज़ से बेहतर हो सकता है या प्लेसिबो इफ़ेक्ट है दवाई का या फिर थेरेपी बहुत हेल्पफुल है, डज़ नॉट मीन कि दवाई का कोई बेनिफिट नहीं है। येस, ये देखा गया है कि हर एक में कुछ जेनेटिक्स का थोड़ा-सा रोल होता है कि हर एक में शायद एंटी डिप्रेसेंट इफ़ेक्टिव ना हो, ये भी हो सकता है। बट ओवरऑल जो मैसेज हमें इससे लेना चाहिए कि एंटी डिप्रेसेंट लेना या ना लेना इंडिविजुअल कंबाइंड डिसीजन होगी बिटवीन पेशेंट एंड डॉक्टर। हर एक की डिफरेंट यूनिक सर्कमस्टांसेस हैं, शिद्दत की लेवल्स हैं, स्ट्रेसर्स हैं, उसकी बेसिस पे इकट्ठे मिल के डिसाइड करें। मगर डेफिनेटली जो इससे मैं डिराइव करती हूँ वो है होप का मैसेज। वो ये है कि ब्रेन में न्यूरोप्लास्टिसिटी मौजूद है। अभी मैं उसको एक्सप्लेन कर देती हूँ थोड़ी सी फॉर्म में। और एपिजेनेटिक्स जो होप लेकर आई है, इससे मुराद है कि ब्रेन में चेंजेस आने की बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मौजूद है। हमारी एनवायरनमेंट बहुत बड़ा रोल प्ले करती है हमारी मेंटल हेल्थ के ऊपर। पहले जो समझा जाता था कि नहीं, अगर केमिकल लो हो गए ब्रेन के अंदर, जो थ्योरी थी, जो कि थोड़ी-सी उसको अब समझा गया है कि उसमें कुछ एक्यूरेसी कम है, कि शायद वो केमिकल दोबारा ऊपर नहीं आ सकता अनलेस दवाई ली जाए। आई थिंक वो आई थिंक जो नैरेटिव वो थोड़ा-सा हमने उसको नेगेट कर दिया है एब्सोल्युटली, कि और बहुत सारे फैक्टर्स हैं। सो इफ एनीथिंग हम इससे होप का ही मैसेज लेते हैं कि सिर्फ दवाई अलोन से फ़ायदा नहीं है, सारे और फैक्टर्स को हमने काउंट करना है। एंड इफ मेडिसिन इज़ नीडेड, देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विद इट। आप ट्राई करें, इट्स अ टूल एंड आई थिंक हमें टूल से भागना नहीं चाहिए। इफ इट्स अ टूल, इफ यू नीड इट, आई थिंक वी शुड यूज़ इट। दैट्स हाउ आई सी इट। आपका क्या ख्याल है? हाँ नहीं, मेरा भी बिल्कुल आप सही कह रही हैं। देखिए, दो चीज़ें हैं, एक तो दवाई की इफ़ेक्टिवनेस है, यानी वो कितनी मौसर है, और दूसरी है उस दवाई का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, कि वो काम कैसे करती है। अब ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं, क्योंकि कई ऐसी मेडिकल साइंस बड़ी कॉम्प्लेक्स है, ये इतनी सिंपल नहीं है। तो कितनी ऐसी फिजिकल इलनेसेस हैं, जिस्मानी बीमारियां हैं, जिसमें दवाई असर कर रही होती है, लेकिन हमें उसका एग्जैक्ट मैकेनिज्म नहीं पता होता। राइट। एस्पिरिन है, कई एंटी ट्यूबरकुलस ड्रग्स हैं। अ, इसी तरह जो डिप्रेशन की दवाइयां, यस, उसका एग्जैक्ट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, अभी तक शायद साइंस वहां तक नहीं पहुंची। लेकिन इस पे बेशुमार स्टडीज मौजूद हैं और रिलायबल स्टडीज मौजूद हैं कि ये दवाइयाँ मौसर हैं, प्लेसिबो के मुकाबले में इनका इफेक्ट ज़्यादा है। और वो जो आपने बात की थी कि डिप्रेशन की भी एग्जाम होती हैं, डिप्रेशन की भी उसकी इंटेंसिटी मुख्तलिफ होती है। तो माइल्ड डिप्रेशन में तो दवाई का रोल नहीं है, हम्म। लेकिन मॉडरेट, मॉडरेट टू सिवियर, या जहाँ पे प्योर बायोलॉजिकल डिप्रेशन होती है, वहाँ पे तो दवाई का बहुत अहम रोल है। हम्म। आई एग्री। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। और जो आपने न्यूरोप्लास्टिसिटी की बात की या साइकोजिनोमिक्स की बात की, आई थिंक वो बिल्कुल, सिर्फ हमें इस पे नहीं रहना चाहिए कि सेरोटोनिन को बढ़ा देती हैं या नॉरएपिनेफ्रिन के लेवल्स तो असर आता है। आई थिंक और भी कई, जैसे इन्फ्लेमेशन का फैक्टर है, न्यूरोप्लास्ट के एब्सोल्युटली। जो न्यूरल सेल्स हैं उनमें आपस में कनेक्शंस कितने इस्टेब्लिश हो रहे हैं, तो वो भी फैक्टर्स हैं जो जिन पे शायद दवाई असर करती है और इफेक्ट आता एब्सोल्युटली। एब्सोल्युटली, है। बिल्कुल। बिल्कुल, आई तो 100% एग्री विद दैट। मुझे ये बताइए कि ये जो दवाइयाँ, क्या ये एकदम असर करती हैं या कोई लैग आता है इनके इफेक्ट में? सो इनमें टिपिकली ये कहते हैं कि 2 हफ्ते तक यू माइट स्टार्ट सीइंग, 2 हफ्ते में आपको शायद कुछ बेहतरी नज़र आने लग जाए। फुल इफ़ेक्ट 4 से 6 में, 4 से 6 हफ्ते तक इनका फुल इफ़ेक्ट होता है। और उसकी वजह आई थिंक सब
आई एक्सप्लेन। वो यही है कि ब्रेन के जो pathways और न्यूरोकेमिकल्स को थोड़ा सा टाइम लगता है टू अडेप्ट टू द मेडिसिन, उसको उसके साथ अडेप्ट करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। सो कई दफ़ा जो शुरू का पीरियड होता है वो एडजस्टमेंट पीरियड हो सकता है मुश्किल, मे बी वो क्वेश्चंस में आ जाएगा कि लोग कहते हैं कि शुरू में हमें बहुत सारे अलामात हमारे वर्स हो गए थे, उसमें ये कहते हैं कि मे बी इन द बिगिनिंग आपके सिम्टम्स वर्स हों और फिर बेहतर होना शुरू होते हैं, क्योंकि शुरू में आप अडेप्ट कर रहे होते हैं दवाई के लिए, तो थोड़ा सा टाइम लगता है, 4 to 6 weeks। राइट। तो आई थिंक हम सवालों की तरफ ही चलते हैं जो कि लोगों ने भेजे हैं, ताकि हम डिस्ट्रैक्ट ना हो। और बिल्कुल। क्योंकि लोग एक्सपेक्ट कर रहे होंगे रिस्पॉन्सेस। कुछ हम आपके सवाल ले लेते हैं, कुछ जो मुझे रिसीव हुए। आई थिंक आई आई कैन गो फर्स्ट। अच्छा, चलें इससे ही शुरू कर लेते हैं। किसी ने सवाल पूछा है कि अगर फिजिशियन ने आपको एंटी डिप्रेसेंट प्रिस्क्राइब की है, लेकिन आपको ये नहीं बताया कि ये डिप्रेशन की दवाई है, आप उससे बेहतर भी होना शुरू हो गए, कुछ अरसे बाद आपने छोड़ दी, तो आपके ख्याल में क्या ये ठीक है? हम्म, ये तो एथिक्स का सवाल हो गया। हम्म, इसमें तो आप यू आर द एक्सपर्ट इन एथिक्स। नहीं नहीं, नॉट एन एक्सपर्ट आई थिंक। खैर, अगर मेरे से पूछेंगे तो आई थिंक ये बिल्कुल गलत प्रैक्टिस है। आप पेशेंट को ब्लाइंड नहीं रख सकते। जो आपने अभी बात की थी, ये ट्रस्ट का रिलेशनशिप है, ये म्यूचुअल रिलेशनशिप है, जिसमें आप जो भी, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे इट्स अबाउट द पेशेंट। ये उनकी बॉडी है, उनका फैसला है, वो दवाई लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते। और आपको बताना होगा ये कौन सी दवाई है, किस तरह, कितने अरसे तक आपने लेनी है और कैसे छोड़नी है। तो आई एब्सोल्युटली। थिंक अगर इनका ऐसा एक्सपीरियंस रहा है, तो ये डॉक्टर के एंड पे गलती है। और ये प्लेन गलत है, इसमें कुछ और कहा नहीं जा सकता। बिल्कुल सही। अच्छा, दूसरा सवाल है कि फ्लुओक्सेटीन, जो कि एक एसएसआरआई है, वो कितने अरसे तक लेनी चाहिए? हम्म। सो देखिए, डिपेंड करता है कि सिम्टम्स की सिवेरिटी क्या थी और एग्जैक्टली किस चीज़ के लिए लिया गया था। तो अगर हमने डिप्रेशन के लिए स्टार्ट किया था, तो टिपिकली कहते हैं कि यू टेक इट बेसिकली फॉर एटलीस्ट 6 months to 1 year आफ्टर द सिम्टम्स हैव सबसाइडेड। यानी दवाई लेना शुरू की और दवाई लेने के स्टार्ट करने से लेके जब आपके सिम्टम्स बिल्कुल ठीक हो गए, आपको डिप्रेशन के अलामत नहीं नजर आ रहे, तो जहां से आपकी बहाली स्टार्ट हुई है वहां से 6 महीने से 1 साल तक और तक आपको लेनी है। ये ब्रॉड गाइडलाइन है। सो कई दफा होता है कि जैसे ही आप अच्छा फील करने लगते हैं, आप कहते हैं हम छोड़ देंगे दवाई, सो वो रेकमेंडेड नहीं है। उसके भी 6 हफ्ते से 6 महीने से 1 साल तक लेनी रहनी होती है। तो कई पेशेंट्स होते हैं, वो कहते हैं हम 2 महीने बाद, 3 महीने बाद मैं बेहतर हो गया था, मैंने दवाई छोड़ दी, तो उसका नुकसान क्या है, क्या होता है? उसका नुकसान ये कि रिकरेंस यानी दोबारा से आ जाने के चांसेस होते हैं। तो जो टाइमलाइन दी गई है कि 6 महीने से 1 साल आफ्टर फीलिंग बेटर, उसकी बेसिक विजडम यही है, अंडरस्टैंडिंग यही है कि आपके ब्रेन को बेसिकली इतना टाइम चाहिए होता है टू अडेप्ट, और उस दौरान फिर जो स्ट्रेसर्स आएंगे उनको आप डिफरेंट तरीके से हैंडल करेंगे बिकॉज आपको दवाई हेल्प कर रही है। तो 6 महीने से 1 साल का टाइम एडिक्वेट है ब्रेन को अडेप्ट करने के लिए। सो वो रिकमेंडेड नहीं है क्योंकि दोबारा से अलामत आ जाने के रिस्क ज़्यादा होते हैं। और ये आप फर्स्ट एपिसोड की बात कर रही हैं, मेजर डिप्रेशन की, यूनिपोलर डिप्रेशन की। यूनिपोलर, एग्जैक्टली। या, लेकिन अगर हम उसकी सेकंड एपिसोड आ रही है लाइफ में, या थर्ड एपिसोड आ रही है, तो फिर शायद ड्यूरेशन मुख्तलिफ होगी। बिल्कुल आपने सही कहा। सो अगर वही डिपेंड करता है स्टार्टिंग पॉइंट क्या था, तो अगर पहले भी एपिसोड्स ऑफ मेजर डिप्रेशन एक से ज्यादा आ चुके हैं, सो समटाइम्स यू हैव टू टेक इट लॉन्गर देन 2 years, समटाइम्स लाइफ लॉन्ग भी हो सकता है। सो अगेन पेशेंट टू पेशेंट, सिवेरिटी टू सिवेरिटी, कितने एपिसोड्स ऑफ मेजर डिप्रेशन आए उस पर डिपेंड करेगा। हम्म। अच्छा, तीसरा सवाल है, क्या एंटी डिप्रेसेंट्स एंजाइटी डिसऑर्डर्स के लिए भी ली जा सकती हैं? शॉर्ट आंसर, यस, एब्सोल्युटली। इसमें थोड़ा सा मैं ऐड करूंगी
कि ये देखा गया है कि जो एंजाइटी के लिए जब हम देते हैं तो फॉर्चुनेटली हमें डिप्रेशन से ज़्यादा छोटे अरसे के लिए, सो एंजाइटी की जो ट्रीटमेंट है वो थोड़ी शॉर्ट टर्म है कंपेयर टू डिप्रेशन की। वाई? बिकॉज एंजाइटी की में बहुत ज़्यादा हमें थेरेप्यूटिक स्किल्स की हेल्प होती है। सो उसमें तो हाईली रिकमेंड किया जाता है कि एंजाइटी की ट्रीटमेंट मोर और लेस शॉर्ट टर्म है, दवाई स्टार्ट करें एंड थेरेपी के ऊपर बहुत ज़्यादा करें, क्योंकि थोड़ी उसमें एक्सपोजर होता है, थिंकिंग स्टाइल है, वो सारी चीज़ें। थेरेपी का बहुत ज़्यादा रोल है एंजाइटी के अंदर, और आई वुड से कि उसमें एसएसआरआईज़ जो हैं बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। समटाइम्स कोई लोग थेरेपी नहीं कर पा रहे होते, एसएसआरआई की हेल्प से थोड़ा-सा करे जाती है एंड देन थेरेपी में ज़्यादा पार्टिसिपेट कर पाते हैं। सो शॉर्ट आंसर इज़ येस। और अक्सर ये भी होता है, अगर हम एंजाइटी की बात करें, कि वो शुरू में, अगेन हम माइल्ड एंजाइटी की बात नहीं कर रहे, मॉडरेट मॉडरेट टू सिवियर, कि वो राइट, एंजाइटी इतनी ज़्यादा होती है कि वो साइकोथेरेपी में भी इंगेज नहीं हो पाते, नहीं हो पाते, क्योंकि बिल्कुल। उनका एमिगडाला वो हाइपर एक्टिव हुआ होता है। हुँ, तो हुँ। दवाई उसको थोड़ा सा काम डाउन करती है, तो फिर बेहतर तौर पे वो थेरेपी में भी इंगेज हो पाते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। बहुत दफ़ा आप ट्राई करते हैं थेरेपी करना, बट वो इतनी सिवियर होती है कि वो फ़ियर का फैक्टर, आपने कहा एमिगडाला में फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स होता है, ब्रेन जो है वो किसी को ट्रस्ट ही नहीं कर पाते किसी प्रोसेस को, एक फ़ियर की स्टेट में स्टक होता है। तो उस वक़्त मेडिसिन्स बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। उसके बगैर शायद हम अगले स्टेप तक जा ही नहीं सकते। तो वेरी, वेरी वैल्यूएबल। एग्जैक्टली। अच्छा, किसी ने पूछा क्या मुझे पूरी जिंदगी मरते दम तक एंटी डिप्रेसेंट्स खानी है? तो इसमें मैं कहूँगी कि अगेन हम गाइडलाइंस पे जाएँगे, जैसे हमने बात की थी कि अगर मॉडरेट सॉरी मेजर डिप्रेशन के एक से ज़्यादा एपिसोड्स आए हैं, सो वी हैव टू कंसिडर दैट समटाइम्स येस एंड समटाइम्स नो। अगेन मैं यही कहती हूँ कि एक येस और नो आंसर नहीं है, केस बाय केस डिपेंड करता है। इसमें हमें थोड़ी-सी गियर्स अगर आप अलाउ करें तो हम स्विच करें कि ट्रॉमा सिम्पटम्स का भी देखना बहुत ज़रूरी है कि ट्रॉमा का कितना रोल आ रहा है इनके डिप्रेशन के सिम्पटम्स के अंदर। बहुत क्लोजली लिंक्ड है। सो जब ट्रॉमा के सिम्पटम्स बहुत ज़्यादा होते हैं एंड बैकग्राउंड हिस्ट्री ऑफ ट्रॉमा है, तो फिर उसमें ऑब्वियसली ट्रॉमा के सिम्पटम्स में भी एंटी डिप्रेसेंट्स का रोल होता है। अगर ट्रॉमा बहुत ज़्यादा रोल प्ले कर रहा है, सो फिर ज़्यादा लंबे की अरसे की ट्रीटमेंट चाहिए होती है। सो इट रियली डिपेंड्स ऑन द कॉम्प्लेक्सिटी, ऑन द सेवेरिटी ऑफ डिप्रेशन, ट्रॉमा इन्वॉल्व्ड है या नहीं है, और हाल के अंदर ऑनगोइंग स्ट्रेसर्स कितने ज़्यादा हैं। तो इन सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। उसके बाद सेफ्टी के रिस्क फैक्टर कितने हैं। कई दफ़ा सिम्पटम्स बेहतर हो रहे होते हैं, मगर सेफ्टी बहुत एट रिस्क होती है, खतरे के ख़्यालात अभी भी आ रहे होते हैं। तो उस केस में जारी रखते हैं। सो एक मैसेज मैं यही कहूँगी कि गाइडलाइंस मौजूद हैं, मगर फिर भी केस बाय केस डिसीजन ली जाती है। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। और तमाम मेडिकल फील्ड में ऐसा ही होता है कि ट्रीटमेंट एक ही होती है, लेकिन वो हर इंसान पे मुख्तलिफ, यही शायद एज अ डॉक्टर आपने असेस करना होता है। एब्सोल्युटली। और इसमें ये मैं ऐड करना चाहूँगा कि इसमें यस, पर्सनालिटी भी आ जाती है, पर्सनालिटी फैक्टर्स। वो डिपेंड करता है डिप्रेशन को बेहतर करने में या ख़राब करने में कितना उनका अमल दखल है। फिर बिल्कुल। कोई भी सब्सटेंस ऑफ अब्यूज, कोई नशा, थैंक यू। एनी सब्सटेंसेस अगर वो यूज कर, वो डिप्रेशन को बेहतर होने में खलल डालते हैं। और तीसरी चीज, कोई फिजिकल इलनेस अगर साथ में मौजूद है, क्रॉनिक इलनेस मौजूद है, पेन कंडीशन मौजूद है, उसमें हम ये नहीं कह सकते कि आपने 1 साल तक दवाई लेनी और फिर छोड़ देनी। नहीं, बिल्कुल नहीं। थैंक यू सो मच फॉर ब्रिंगिंग ऑल द फैक्टर्स 100%। सो अगर अगर अल्कोहल चलती जा रही है या कोई और ड्रग्स चलते जा रहे हैं, तो वो समटाइम्स वो एक अलग पूरी डिस्कशन है, लेकिन समटाइम्स वो शॉर्ट टर्म में आपका मूड लिफ्ट करती हैं, बट वी नो कि लॉन्ग टर्म में दे कॉज डिप्रेशन। सो बिल्कुल सही बात है, मेडिकल फैक्टर्स हैं, ऑनगोइंग स्ट्रेसर्स हैं। अगर एक रिलेशनशिप, कोई मैरिज बहुत स्ट्रेसफुल चल रही है, सो वो सारे फैक्टर्स रोल प्ले करते हैं। हम्म। दूसरा ये बताइए कि आप प्रेगनेंसी में एंटी डिप्रेसेंट्स ली जा सकती हैं? ये ग्रेट क्वेश्चन। सो बहुत कम एंटी डिप्रेसेंट्स हैं जिनको एक्चुअली स्टडी किया है प्रेगनेंसी के अंदर, और उसकी वजह यही है कि रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, तो रिसर्च भी उस पर लिमिटेड होती है। क्योंकि हम किसी इंसान को थोड़ा सा मुझे एक्सप्लेन करें लोगों को कि रिसर्च होती कैसे, कि देखिए उस इंसान को कंसेंट करना पड़ता है कि हाँ मैं अलाउ कर रहा हूँ कि मेरे ऊपर ये स्टडी की जाए। तो
प्रेगनेंसी में बहुत कम लोग, ऑब्वियसली एथिक्स आ जाती हैं इन्वॉल्व, दूसरे बच्चे की जान आ जाती है, तो स्टडीज बहुत कम की गई हैं, पहले तो ये वजह है। तो इस वजह से हमारे पास बहुत ज़्यादा डेटा नहीं मौजूद कि ये एंटी डिप्रेसेंट्स कैसे रोल प्ले करती हैं बच्चे की हेल्थ के ऊपर। हाउएवर, हमें ये पता है कि कुछ हैं जिनकी सेफ्टी बाकियों से ज़्यादा मानी जाती है, अंडरस्टैंड की जाती है। उसमें जैसे सर्ट्रलिन एक है जो आ जाती है, जो प्रेगनेंसी में समवॉट सेफर है। इवन लैक्टेशन, अगर लैक्टेटिंग मदर है, उसमें भी उसकी कुछ सेफ्टी प्रोफाइल कुछ हद तक बाकी दवाइयों से ज़्यादा उसकी एविडेंस मौजूद है। मगर फिर भी मैं बार बार कॉशन के साथ यही कहती हूँ कि केस बाय केस डिसीजन है। मदर, फादर, डॉक्टर मिल के डिसाइड करते हैं कि ये इस वक्त कॉस्ट क्या है दवाई लेने की और बेनिफिट क्या है, फायदे क्या है, नुकसानात क्या हैं, उनको मद्देनजर रखते हुए जॉइंट डिसीजन लें। अम, ज्यादा एहतियात के साथ डिसीजन ली जाती है जब प्रेगनेंसी होती है, मैं यही कहूंगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं दे सकते। माँ की मेंटल हेल्थ सबसे जरूरी है बच्चे की हेल्थ के लिए। अगर माँ की मेंटल हेल्थ कॉम्प्रोमाइज्ड है, बहुत सिवियर डिप्रेशन है, सेफ्टी के खतरे के ख्यालात हैं, उस केस में फायदे बहुत ज्यादा हैं और नुकसान कम है। इसी तरीके से हर केस में फायदा नुकसान देख के किया जाता है। तो केस बाय केस डिसीजन है। मैं ये नहीं कहूँगी अगर माँ सफ़र कर रही है तो वो बस दवाई बिल्कुल ना ले। कुछ हैं जो जिनका नुकसान कम है, सो दवाइयों से भागे नहीं। और बिल्कुल और शायद वो रूल ऑफ थंब तो यही है कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, यानी पहले 3 महीने में आइडियली कोई भी दवाई आप अवॉइड करें। बिल्कुल। अ, चौथे महीने के बाद कई ऐसी दवाइयां हैं जो कि सेफ हैं, प्रेगनेंसी में दी जा सकती हैं, चाइल्ड बर्थ के बाद भी दी जा सकती हैं। एब्सोल्युटली। और ये जो आपने बात की है, वो रिस्क्स और बेनिफिट्स उनको हमें वे करना होता है। क्योंकि अगर मदर को क्लिनिकल डिप्रेशन है हमल के दौरान, इलाज वो नहीं करवा रही, उसकी वजह से जो बेबी पे असरात पड़ते हैं या मदर पे खुद पड़ते हैं, बेबी की ग्रोथ पे, उसके दिमाग की नशो नुमा पे, जब उस पे अगर इफेक्ट आता है तो और दवाई से ये सब चीजें रिलीव हो सकती हैं, तो दवाई देने का ज्यादा फायदा है बजाय इसके कि जो उसके साइड इफेक्ट्स होते हैं। बिल्कुल। बिल्कुल, उसमें अगर उसकी थोड़ी सी तफसील में अगर हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करें, लोग कहते हैं क्या फ़ायदा है अगर माँ की मेंटल हेल्थ ख़राब है। अगर माँ बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड है, तो माँ बच्चे के ख्याल करने में भी बहुत ज़्यादा, फिजिकली भी और इमोशनली दोनों तौर पे बच्चे को अटेंड नहीं कर पाएगी। और फिर डिप्रेशन गुस्से में भी नज़र आती है, और फिर वो सुसाइडैलिटी है या फिर होमिसाइडैलिटी में भी नज़र आती है, यानी खुद को ख़त्म करने या बच्चे को किसी और को ख़त्म करने के ख्यालात भी आते हैं। वो सब सेफ्टी में चला जाता है। और अगर माँ उसके अलावा अटैचमेंट नहीं फॉर्म कर सकेगी बच्चे के साथ, क्योंकि माँ और बच्चे का जो शुरू का पीरियड होता है वो बहुत बहुत ज़रूरी होती है कि उनका बॉन्ड बनता है, अटैचमेंट बनती है। सो अगर माँ डिप्रेस्ड होगी तो वो नेग्लिजेंट हो सकती है, वो एहतियात ना करे, ध्यान ना दे, और फिर वो सब कुछ बच्चे की मेंटल हेल्थ, बच्चे की फिजिकल हेल्थ सब पे नजर आएगा। सो नुकसानात बहुत ज़्यादा हो सकते हैं अगर हम अनट्रीटेड डिप्रेशन को रहने दें माँ के अंदर। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, एक और सवाल है, साइड इफेक्ट्स के बारे में पूछ रहे हैं। आई थिंक पहले एसएसआरआईज की बात कर लेते हैं, फिर हम बिल्कुल। ट्राईसाइक्लिक्स को भी मेंशन कर देंगे। ट्राईसाइक्लिक्स इसलिए शायद आपकी प्रैक्टिस में तो इतना यूज ना हो यूएस में, लेकिन पाकिस्तान में क्योंकि ये दवाइयाँ सस्ती हैं, पुरानी हैं, इसलिए अभी भी काफ़ी यूज होता है। तो सही। एसएसआरआईज के आप अगर इनका नाम भी ले लें ताकि लोगों के लिए आसानी हो जाए, और फिर आप साइड इफेक्ट्स मेंशन कर दें। जरूर जरूर। सो ब्रॉडली एसएसआरआई की क्लास में है सर्ट्रलिन, पाकिस्तान में शायद जोलॉफ्ट के नाम से आती है या नहीं आती, अमेरिका में जोलॉफ्ट के नाम से। फ्लुऑक्सिटीन प्रोजैक के नाम से भी आती है। सिटालोप्रैम है, और ई सिटालोप्रैम है। ई सिटालोप्रैम लेक्सिप्रो के नाम से आती है, और मुख्तलिफ नाम है, और सिटालोप्रैम है। उसके अलावा यही चार टॉप हैं। और फिर जो पुरानी है थोड़ी सा पेरोक्सिटीन है, उसको हम थोड़ा सा पैक्सल के नाम से, वो इतनी प्रिफर्ड मैं पर्सनली नहीं समझती। और मैं कोई मिस कर रही हूँ ऐसे सारे में, और भी हैं, पर कवर जनरली हो गई सर। सारी कवर हो गई। तो जनरली आप देखें साइड इफेक्ट, ये दोबारा से मैं कहूँगी, हर दवाई किसी भी बॉडी सिस्टम के लिए आप लेते हैं, जब आप एक एक्सटर्नल केमिकल डालते हैं साइड इफेक्ट्स होते हैं। और पूरा पैम्फलेट लिखा आ जाता है कि इससे वेट गेन होगा, ये होगा, ये होगा। जरूरी नहीं है जो जो उस पर लिखा हुआ है वो आपके साथ हो, क्योंकि हर एक की बॉडी और मेटाबॉलिज्म फर्क है। तो जब मुझसे लोग पूछते हैं कि
मुझे इसके क्या इफेक्ट्स होंगे, क्योंकि ये नॉन साइड इफेक्ट्स हैं मगर जरूरी नहीं है आपको ये हो। सो अब जो नॉन साइड इफेक्ट्स हैं उसमें जो आ जाता है, उसमें लोग कहते हैं वेट गेन। सो वेट गेन, यस एंड नो, होता है, लेकिन वो वाला वेट गेन नहीं है। जब लोग ये समझते हैं तो मेरा ख्याल है लोगों की सोच जाती है एंटीसाइकोटिक्स जो फर्स्ट जनरेशन थी, मेरा ख्याल है लोग उसके बारे में सोचते हैं, जो पिछले ज़माने में जो साइकोसिस के केस में फर्स्ट जनरेशन दी जाती थी, जो वाकई बहुत सिवियरली ज़्यादा ओबेसिटी कॉज करती थी, उस तरह से ऐसे सारा है, सब में ऐसे नहीं करती। हमने जिक्र नहीं किया रेमरॉन का, मेटाज़ेपिन, लेकिन वो ऐसा सारा नहीं है। लेकिन जो नाम मैंने जिक्र किए हैं, फ्लुऑक्सीटीन, सिटेलोप्राम और उसके अलावा सर्ट्रेलिन है, ये उस तरीके की ओबेसिटी नहीं कॉज करती जैसे शायद हमारा ख्याल आता है कि कई साल पहले 1950s में जो साइकियाट्रिक पेशेंट्स थे वो एकदम दैट वाज एंटी साइकोटिक्स, जो फर्स्ट जनरेशन थी पुराने जमाने वाली, उस तरह से वेट गेन नहीं कॉज करती। लेकिन यस, कुछ लोगों में थोड़ा सा वेट गेन कर सकती है, दैट इज अ नोन साइड इफेक्ट। मगर इस तरह नहीं कि कोई कहे कि मेरा 20 किलो वजन बढ़ गया या मेरा 30 किलो वजन बढ़ गया। मे बी एवरेज इज विद इन 10 to 15 पाउंड अगर किसी का गेन होता है, वो भी मैंने बहुत रेयरली देखा है, वेरी रेयरली, इट्स नॉट दैट कॉमन जो मैंने देखा हो इन दवाइयों से जो मैंने मेंशन करी। उसके अलावा अ, उसके अलावा साइड इफेक्ट की पूरी तफसील हो सकती है, हमें देखना होता है कि कुछ लोग कहते हैं कि फटीग आ रही है, थकावट आ रही है, या फिर हम स्लो हो रहे हैं। सो दैट्स पॉसिबल समटाइम्स। उसमें एक बात और भी मैं लोगों को कहना चाहूंगी, क्योंकि हमने जब कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कर लिया तो फिर हम साइड इफेक्ट्स को, हमारे पास ट्रिक्स टूल्स होती हैं, हम उनको मूव अराउंड कर सकते हैं और साइड इफेक्ट्स की शिद्दत को कम भी कर सकते हैं अगर आपको फायदा बहुत फील हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई कह रहा है कि मुझे फटीग हो रही है, तो कई दफा हम ट्राई करते हैं आप सुबह के बजाय ऐसा करते हैं रात को ले लें, इस तरह भी कर सकते हैं। और कई दफा सिर्फ टाइमिंग चेंज कर देने से ही वो वाला साइड इफेक्ट चला जाता है। फिर कुछ लोग साइड इफेक्ट आ सकता है, डिस्पेप्सिया हो सकता है, विच इज सही, कई दफा कि मैदे की जलन या फिर ऐसे लगे कि भार है, वो फीलिंग आ सकती है। तो वो यस एंड नो, सब में नहीं होगी, उसमें भी हम हेल्प कर सकते हैं, जैसे आप कहते हैं खाने के साथ लें अगर ऐसा हो रहा है। और कई दफा वो सिम्टम्स एंजाइटी भी कॉज कर रही होती है, पहले ही एंजाइटी की वजह से वो अलामात हो रहे होते हैं, और जब आप सोचते हैं कि दवा, अगर आपने सोच लिया कि दवाई ही मुझे कॉज कर रही है, तो फिर वो बढ़ जाएगा। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वो मिक्स ना हो रहे हो, लेकिन कुछ में होता है कुछ में नहीं। उसके अलावा अ, जो 18 से यंगर हैं, अगर बच्चों में देखा जाए तो उसमें आती है वार्निंग कि ये खुदा ना खास्ता सुसाइडलिटी की थॉट्स को बढ़ा सकती हैं इन द बिगिनिंग। सो उसमें वार्निंग है, वो केयरफुल होना पड़ता है। अगेन उस पर फिर स्टडी की गई है कि सुसाइडलिटी को वो बढ़ाती हैं या फिर क्या उनका फायदा है कि वो उसको कम करती हैं और ट्रीट करती हैं। तो देखा गया कि जब हम ट्रीट करते हैं डिप्रेशन को तो सुसाइड के रिस्क कम होते हैं। तो उसके अलावा साइड इफेक्ट्स में आ जाते हैं, और क्या मैं मिस कर रही हूँ, ये बिग बिग 3 चीजें होती हैं। उसके अलावा देखा जाता है कि आपकी बाकी दवाइयाँ क्या हैं। यस, ये दवाइयाँ इंटरेक्ट करती हैं आपकी बाकी दवाइयों के साथ, बाकी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स के साथ। ओल्डर पीपल में थोड़ा सा देखा जाता है कि हार्ट के रिदम के ऊपर फर्क ना है, मगर इनका रिस्क काफी कम है। तो जरूर कोई भी डॉक्टर जो देखे उसमें देखे कि बाकी मेडिसिन आप कौन सी ले रहे हैं, उनके साथ तो कोई क्रॉस इंटरेक्शन नहीं हो रहा, ये देखना बहुत जरूरी है। सो बेसिक और दवाई, आई थिंक बेसिक साइड इफेक्ट्स नहीं कहूँगी। और डॉक्टर फैसल आप क्या ऐड करना चाहेंगे, फिर मुझे और जो याद आते जाएंगे मैं शेयर कर लूंगी। हाँ, मैं यही ऐड करना चाहूँगा कि देखें, साइड इफ़ेक्ट्स का मतलब हार्मफुल इफ़ेक्ट्स नहीं है, और उसको जो उर्दू में उसकी तशरीह की जाती है मुज़र असरात, साइड इफ़ेक्ट्स की ये ट्रांसलेशन नहीं बनती। साइड इफ़ेक्ट्स टेम्पररी होते हैं, आर्जी होते हैं, माइल्ड होते हैं, थोड़े अरसे में ख़त्म हो जाते हैं बेशतर साइड इफ़ेक्ट्स। और दूसरा, मेजॉरिटी जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो 10 to 20% लोगों में होते हैं जो दवाई ले रहे हैं। यानी अगर 10 लोग दवाई ले रहे हैं तो एक या दो में। और जो शुरू के जैसे नौजिया, सर में दर्द, मतली की कैफियत, और या मैदे के मसाइल, ये पहले 1 हफ्ते 10 दिन में ये खत्म हो जाते हैं, फिर दवाई का असर आना शुरू हो जाता है। सुसाइड की बात हुई थी, वो आपने उसको एड्रेस कर दिया। उस पे कई स्टडीज आ चुकी हैं कि वो जो पहली स्टडी हुई थी वो उस पे सवालिया निशान है। एंटी डिप्रेसेंट्स डिप्रेशन को ट्रीट करती हैं और उसके नतीजे में वो सुसाइड के रिस्क को कम करती हैं, बढ़ाती
नहीं है। हमारा टाइम भी खत्म होने के करीब है। तो मैं चाहूंगा कि अगर आपके पास कोई सवाल हो तो हम उसको भी देख लें, और फिर जरूर मैंने आपके लिए एक रैपिड फायर रखा था जिससे लोगों का फायदा हो सके, जरूर या जरूर। वो कर लेते हैं। आप चलें रैपिड फायर कर लेते हैं। आपने प्लेन जवाब देना होगा, यस या नो में, ताकि लोगों को कोई कंफ्यूजन ना हो। चलें ठीक है। तो ये बताइए, क्या एंटी डिप्रेसेंट्स एडिक्टिव हैं? क्या ये नशा आवर अद्वियात हैं? बिल्कुल नहीं। क्या एंटी डिप्रेसेंट्स नींद की गोलियां हैं, स्लीपिंग पिल्स हैं? नहीं। क्या एंटी डिप्रेसेंट्स सुसाइड के रिस्क को बढ़ाती हैं? नहीं। क्या एंटी डिप्रेसेंट्स लेने के बाद 3 से 4 हफ्ते में उनका असर आना शुरू होता है? यस। क्या एंटी डिप्रेसेंट्स पूरी जिंदगी खानी होती हैं? यस एंड नो, डिपेंड्स ऑन द सिवियरिटी। क्या जितनी भी डिप्रेशन की एग्जाम है उन सब का इलाज एंटी डिप्रेसेंट से किया जाता है? मुख्तलिफ तरीके, मुख्तलिफ डिप्रेशन मेडिसिन को यूज किया जा सकता है। लेकिन शायद सवाल ये है कि क्या हर तरह की डिप्रेशन का इलाज एंटी डिप्रेसेंट से करना चाहिए? नो, सो सिवियरिटी लेवल है माइल्ड और माइल्ड हम्म। मॉडरेट के दरमियान में, बगैर मेडिसिन के भी इलाज किया जा सकता क्या एंटी डिप्रेसेंट्स प्रेगनेंसी में सेफ हैं? है। यस एंड नो। सो यस, Yeah. स्टडी किए किस कैन आई थोड़ा सा एग्जांपल आगे दे दूं जो मैंने पहले एक्सप्लेन किया है। सो ओवरऑल यस, डिपेंडिंग ऑन कॉस्ट एंड बेनिफिट एंड लेवल ऑफ सिवियरिटी। बिल्कुल। अ, एक सिंपल आंसर इसका नहीं हो सकता, एंड आई थिंक इस इशू को भी और सुसाइड के इशू को भी आपने पहले एड्रेस कर लिया। जी सो आई थिंक यही सवाल थे। आपके पास कोई अगर सवाल हो तो वी स्टिल हैव 6 मिनट्स। जी 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 बिल्कुल। सो किसी ने कहा कि 1.5 साल से ले रहे हैं एंटी डिप्रेसेंट, मुझे नहीं बताया कौन सी, लेकिन कह रहे हैं जैसे ही हम छोड़ने की कोशिश करते हैं तो सिम्टम्स वापस आ जाते हैं। उस पे मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन करना था। जब कहते हैं कि सिम्टम्स वापस आ जाते हैं तो वो एक चीज शायद पेशेंट्स को एक्सप्लेन करना जरूरी है। डिसकंटिन्यूएशन सिम्टम्स, वो क्या है कि एडिक्टिव नहीं है ये दवाइयाँ, लेकिन जब हम इनको छोड़ने की कोशिश करते हैं तो उनको बहुत स्लोली छोड़ना पड़ता है, क्योंकि जैसे हमने कहा स्टार्टिंग में 4 से 6 हफ्ते लगते हैं ब्रेन को अडेप्ट करने के लिए। उसी तरीके से छोड़ने लगे भी 4 से 6 हफ्ते, और कुछ लोगों के केस में 2 महीने भी लग जाते हैं इसको आहिस्ता आहिस्ता छोड़ने के केस में। तो क्यों, तो वो जो आप सिम्टम्स डिस्क्राइब कर रहे हैं कि वो फिर से आ जाते हैं, वो बेसिकली डिसकंटिन्यूएशन, उसको छोड़ने के अडेप्टिंग सिम्टम्स हैं। उससे ये ना घबराएं कि मेरी डिप्रेशन दोबारा आ गई है। वो है कि सिर्फ उसको छोड़ने की अलामात हैं। छोड़ने के बाद 6 हफ्ते बाद अपने मूड को देखें कैसा है, फिर आप सही से बता सकेंगे कि मेरी डिप्रेशन किस लेवल के ऊपर है। ठीक है, परफेक्ट। थोड़े और कोई से सवाल? जी, हमारे पास कितने मिनट हैं? 5 मिनट हैं। अम, कि हमारी एंजाइटी दवाई लेने के बाद वर्स हो गई, तो इसमें उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया कौन सी दवाई या क्या, लेकिन मैंने ये प्रैक्टिस में देखा है कि हमने अभी काइंड ऑफ डिस्कस कर ही लिया, आपने जैसे एक्सप्लेन किया कि दवाई लेने के शुरू के वक्त में, स्पेशली पहले 2 हफ्ते, आपके जो सिम्टम्स वर्स हो सकते हैं, और शुरू में आपकी हेडेक, नौजिया, बेचैनी, घबराहट, ये सब वर्स हो सकता है क्योंकि आपका ब्रेन अडेप्ट कर रहा है। तो वो उनको याद दिलाना जरूरी है। इसका ये मतलब नहीं है कि दवाई आप पे काम नहीं कर रही। दवाई आपके जिस्म को अडेप्ट कर रही है, यूज टू हो रही है, थोड़ा सा टाइम दें। 2 हफ्ते बाद देखें कि आप फिर कैसा फील कर रहे हैं। सो वो एंग्जाइटी वर्स नहीं हुई, दवाई को अडेप्ट करने दें। Yeah. और उसके अलावा जो उन्होंने कहा, किसी ने कहा कि क्या इससे अल्जाइमर्स हो सकता है, यानी ये जो मेमोरी का डिमेंशिया, तो उस पर कोई स्टडी नहीं आई ऐसा कि आपकी एंटी डिप्रेसेंट्स आपको मेमोरी लॉस करा रही हो, डिप्रेशन करा रही हो। ये हो सकता है कि वो आपको फटीग करा रही हो, थकावट कॉज कर रही हो, जो मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया। उस केस में डिसाइड करें कि शायद रात को ले लेने से फायदा हो, तो वो सुबह के वक्त इतनी उसकी थकावट आपको महसूस ना हो। सो कई दफा फटीग को मेमोरी प्रॉब्लम से कंफ्यूज कर रहे होते हैं। सो नो, और मेमोरी, और राइट। और इनकी वजह से हाइपोनेट्रीमिया भी होता है, यानी सोडियम के लेवल्स नीचे आते बिल्कुल। हैं, तो इवन पानी की इनटेक बढ़ाने से उससे भी ये चीज कवर अप हो एब्सोल्युटली, जाती है। एब्सोल्युटली नो थैंक यू। ये साइड इफेक्ट मैं भूल गई थी, जो कि काफी रेयर है, बहुत रेयर है,
कि या सोडियम लेवल को चेक कर लें। और आपने जैसे कहा कि गर्मी है, पसीना आता है, तो उसमें पानी और नमकियात की अगर हम बैलेंस रखें तो वो सिम्टम्स भी जा सकते हैं। बिल्कुल। और एडिक्शन की हमने बात कर ली कि हाँ, इस पे थोड़ा सा एक्सप्लेन नहीं किया कि एडिक्शन नहीं कॉज करती, सिर्फ वो अडेप्टेशन पीरियड होता है और छोड़ने लगे, डिसकंटिन्यूएशन, छोड़ने के सिम्टम्स होते हैं, वो एडिक्शन नहीं है इन दवाइयों की। यस। और इसके अलावा कैन दे रिप्लेस थेरेपी और वाइस वर्सा। सो उसमें ये देखा गया है कि जो मॉडरेट माइल्ड टू मॉडरेट डिप्रेशन के अंदर देखा गया था कि दवाइयाँ अगर दी जाती हैं तो वो थोड़ा शॉर्ट क्विकली एक्ट करती हैं, स्पेशली मॉडरेट के अंदर। लॉन्ग टर्म स्टडी में अगर दोनों थेरेपी और दवाइयों को कंबाइन करें तो उनका बेस्ट इफेक्ट होता है। एक दूसरे को रिप्लेस कर सकती है या नहीं वो डिपेंड करता है सिवियरिटी के ऊपर। माइल्ड लेवल में समटाइम्स थेरेपी अलोन विल हेल्प, मॉडरेट टू सिवियर में दोनों का कंबाइंड बेस्ट आउटकम्स होते हैं कि दवाई के साथ आप फिर एक थेरेपिस्ट के साथ भी काम करें। और उसमें भी ये देखते हैं क्या एंडोजेनस है डिप्रेशन या एक्सोजेनस है। यानी अगर तो स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री है, जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है, तो उस केस में दवाई का रोल बढ़ जाता है। जाता लेकिन है अगर absolutely। साइकोसोशल फैक्टर्स ज्यादा हैं, घरेलू मसाइल हैं, हम्म, तो उन 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 पे बात करने से, थेरेपी, काउंसलिंग, उससे चीजें बेहतर हो सकती हैं। एब्सोल्युटली। फैमिली हिस्ट्री बहुत जरूरी है, बिल्कुल। और तो क्या सवाल है? मेरा ख्याल है कि ये कब खत्म, कब स्टॉप करनी चाहिए, हमने उस पर बात कर ली। और कब तक हमें डिप्रेशन को खुद से निकलने की कोशिश करती रहनी चाहिए और कब दवाइयों की डिसीजन लेनी चाहिए। आई थिंक हमने वो भी आंसर कर लिया कि देखें सिवियरिटी लेवल क्या है, बायोलॉजिकल फैक्टर्स कितने हैं, फैमिली हिस्ट्री क्या है, ऑनगोइंग स्ट्रेसर्स कितने हैं, और कोपिंग पे भी बात है कि आपकी लाइफ में इसकी वजह से कितनी रुकावट आ रही है। अगर बहुत ज्यादा रुकावट आ रही है, रोजमर्रा के काम नहीं किए जा रहे, मॉडरेट टू सिवियर डिप्रेशन है, दैट्स व्हेन आप डिसाइड करें प्रोज एंड कॉन्स देके कि हमें दवाई से हेल्प लेनी है। और आई थिंक इसमें जो लास्ट बट इम्पॉर्टेंट मैसेज होना चाहिए वो ये कि सबसे इम्पॉर्टेंट होती है असेसमेंट। जो पहला सेशन होता है, चाहे वो साइकोलॉजिस्ट का हो, चाहे वो साइकाइट्रिस्ट का हो, उसके बाद डिसाइड किया जाता है कि क्योंकि उसमें डायग्नोसिस किया जाता है क्या ये डिप्रेशन है या नहीं है। हम्म। डिप्रेशन है तो किस किस्म की डिप्रेशन है, क्या फैक्टर्स हैं जो ये कॉज कर रहे हैं, और फिर उसके मुताबिक क्या दवाई की जरूरत है, क्या थेरेपी की जरूरत है, क्या दोनों चीजों की जरूरत है। एब्सोल्युटली। तो इसीलिए वो अक्सर आपको भी ये डायरेक्ट मैसेजेस आते होंगे, मुझे भी आते हैं कि मुझे डिप्रेशन है, मुझे दवाई बता दो। इस तरह दवाई नहीं बताई, ना वो सेफ होती है और ना वो एडवाइस वैलिड होगी। बिल्कुल। सेल्फ डायग्नोसिस जो आह, है हो गया है बहुत कॉमन। जी, हमारे पास लेस देन बिल्कुल। मिनट है। या यस। इट इज लेस देन अ मिनट। तो एक तो मैं आपको आपको शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि आपने टाइम निकाला। एंड आई होप कि हमने जो डिस्कशन की है और जो सवालों के जवाब दिए हैं वो लोगों के लिए हेल्पफुल हों। आई नो कि बड़ा टॉपिक है, इसको एक 40 मिनट्स में कवर नहीं किया जा सकता, बट वी विल गेट बैक अगेन और हम एब्सोल्युटली। किसी और टॉपिक पे मजीद डिस्कशन करेंगे। बट फॉर टुडे थैंक यू सो मच एंड खुदा मोस्ट वेलकम। हाफिज। थैंक यू। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।